हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग आज की वीडियो शूट कर रहे हैं और आज की वीडियो में पूरे हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज की वीडियो में हम पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। 50 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर प्रकार के जो आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप अपना प्रैक्टिस सेट देखिए कि कितने आप सही कर ले रहे हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आज की वीडियो का आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री पाना चाह रहे हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज भी कर दीजिए। वहाँ से आपको एकेडमी के जो ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर जोड़ भी दिया जाएगा और वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? देखिए यहाँ से प्रश्न ये बनते हैं ना कि देखिएगा, सबसे पहले व्यंजनों की संख्या पूछ लेता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, स्वर या वर्णों की हम बात कर लें दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले वर्णों की बात करें कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो याद रखेंगे वर्णों की जो मात्रा होती है ना, याद रखेंगे पढ़ने के आधार पर 52 होती है और लिखने के आधार पर कितनी होती है प्यारे, तो लिखने के आधार पर अगर पूछे तो वर्णों की संख्या होती है 53। ठीक ना। एक नया वर्ण की उत्पत्ति हुई है जो आप लोग जानते हुए हैं। ठीक है, पंजाबी वर्ण से पंजाबी से उसका उद्घोष किया गया है, पंजाबी भाषा से उसको लिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं, तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहीं से बनता है कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बहुत बार पूछता है, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी? आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया। ठीक है, यहीं से आपका बनता है, पूछता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। आपका ए वाला स, ए वाला स और ए वाला स और ह, ये जो होते हैं दोस्तों ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं आपको पूछूं कि दोस्तों आप इसको लगे हाथ ये भी बताइए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे आपका त्र हो गया, आपका छत्री हो गया, आपका आज्ञा हो गया और आपका ये वाला श्र हो गया। आगे पीछे हो सकते हैं, यही आपके क्या है दोस्तों, यही आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहीं से बन जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइएगा। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। कौन कौन से दोस्तों? ये वाला ढक्कन वाला ढ हो गया और डलिया वाला ड हो गया। ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, यहीं से मैं पूछूं कि नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है। नासिक के व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हवा होती है, जो वायु होती है और नाक से निकलती है, उसको हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और नासिक के व्यंजन जो वर्णमाला में देखेंगे 5 होते हैं। हर वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे क का जो 5वां वर्ण अंगा है, इसी तरह आप उधर जाइएगा तो अड़ा मिल जाएगा, इया मिल जाएगा। वहाँ पे ये सभी क्या है दोस्तों, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से? याद रखेंगे दोस्तों, क से लेकर जो आपके क से लेकर कहाँ तक? क वर्ग हो गया, फिर इसके बाद च वर्ग हो गया, इसके बाद आपका ट वर्ग हो गया, इसके बाद आपका दोस्तों त वर्ग हो गया और इसके बाद प वर्ग हो गया। क से लेकर जो प वर्ग का होता है लास्ट का म, यहाँ तक के जो व्यंजन होते हैं इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं, या संघर्षी व्यंजन भी इसको बोलते हैं। याद रखेंगे, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे दिया है दोस्तों त्र, ये क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। क्या दोस्तों? ये आपका संयुक्त व्यंजन है और यही कहा है कि जो त्र वर्ण है किसके योग से बना है। आप लोगों को पता है ना कि जो त्र होता है ना वह आधा त और पूरा र से मिलकर बना है। ये देखिएगा, बहुत जगह पे ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम सही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। अब देखिएगा, आपको पता है ना कि आधा त और पूरा र से मिलकर बना है, तो ये देखिए ना, आधा त आधा र और ए अ मिलेगा तो पूरा र हो जाएगा। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं, याद रखेंगे। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप आज्ञा को बता दीजिए किससे मिलकर बना है, तो आधा ज और पूरा इया से मिलकर बना है, ये आज्ञा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी ये वाला स्र की बात कर दे तो आधा स और ये रस्सी वाला र से मिलकर बना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि किसमें है, यही बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा अनधिकार है, ये स्थान है, स्थान तो ऐसे ही लिखा जाता है। अमरुद, अमरुद शब्द आप लोग देखे होंगे, ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ये आपका अनुकूल, ये आपको पता है अनुकूल तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, यही दोस्तों है अशुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा, यही आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों? अनधिकार होता है। याद रखेंगे, इसका जो सही रूप होता है क्या होता है? इसका सही रूप होता है अनधिकार। क्या होता है दोस्तों? अनधिकार होता है, यहाँ पे और रहेगा, अनधिकार होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर की हम बात करते हैं। जो ह है, ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि ह का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो ह का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, देखिएगा अ हो गया, आपका आ हो गया, जैसे आपका क हो गया, आपका ख हो गया, आपका ग हो गया, आपका घ हो गया, आपका अंग हो गया। सबका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ह का भी उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं व का उच्चारण स्थान क्या होता है। जो आपका व होता है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? दंतोष्ठ है। आप लोग उच्चारण के अनुसार देख भी सकते हो, व आप लोग का दांत के साथ साथ, दंत के साथ साथ ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं, मृत्तिका का तद्भव रूप क्या होता है? मृत्तिका, मृत्तिका का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है दोस्तों? मिट्टी। मिट्टी से, मृत्तिका का जो मिट्टी से संबंध है दोस्तों वह सेम है। तो मृत्तिका का तद्भव रूप क्या होता है? तो मिट्टी होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपको यही बताना है दोस्तों। सुहाग, सुहाग शब्द का जो तत्सम रूप होता है ना दोस्तों, वह होता है सौभाग्य। क्या होता है दोस्तों? सौभाग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यही आपको बताना है। स्त्रीलिंग, हिमालय, हिमालय आप लोग देखें, हिमालय खड़ा है, तो ये तो पुरुष लिंग के भाव में आता है। नीम का पेड़, या नीम का पेड़ अच्छा है, तो ये भी आपका पुरुष लिंग के ही भाव में आता है। आप लोग पूर्णिमा को देखिए, पूर्णिमा तो ये स्त्रीलिंग के भाव में है। सोना, सोना पहना जाता है, या सोना अच्छा है, ये भी पुरुष लिंग के भाव में आता है। लेकिन याद रखेंगे, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा का दिन, आप लोग ऐसे जब देखेंगे ना, पूर्णिमा मेरी है या पूर्णिमा स्त्रीलिंग के भाव में आती है, आपको पता होना चाहिए जो पूर्णिमा शब्द है ना वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द इस पुलिंग है? पुलिंग बताना है दोस्तों। पुरुष लिंग कौन है, यही बताना है। गंगा, गंगा आपको पता है ना कि जो नदियां होती हैं वो स्त्रीलिंग के भाव में आती हैं, तो गंगा आपका स्त्रीलिंग हो गया। आपका यमुना भी स्त्रीलिंग हो गया। आपका हिंदी शब्द जो है ना, हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी मेरी है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, तो यह स्त्रीलिंग के भाव में आती है। लेकिन जो घी है दोस्तों, घी के दिए जलाना, या घी मेरा है, या घी अच्छा है, आप लोग ऐसे देखेंगे तो घी क्या है दोस्तों? पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। कुछ ना करिए दोस्तों, लाइक तो करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं, और तब आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट मिलता है जो आपके आगामी एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक स्कोर करा सके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वाह, वाह तुमने बहुत अच्छा किया। इस वाक्य में वाह क्या है? वाह क्या है दोस्तों, यही बताना है। तो आप लोगों को पता है ना, जहां कहीं भी ईसा चिन्ह मिल जाए ना, वह क्या होता है? वह विस्मय सूचक चिन्ह का या विस्मय बोधक चिन्ह का यह संकेत होता है। तो यह भाववाचक को दर्शा रहा है कि पुरुषवाचक को, कि विस्मय बोधक को, कि आपका संख्यावाची को। संख्यावाची कोई नहीं दोस्तों, यह किसको दर्शाएगा? जहां कहीं भी ऐसा चिन्ह आए तुरंत आप विस्मय सूचक के साथ जाइएगा। जहां कहीं भी ऐसा चिन्ह आए वहां पे प्रश्नवाचक होता है, और जहां कहीं भी आपकी भावनाएं प्रकट हो तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। याद रखेंगे, जहां कहीं भी भावना, जैसे उठना, सोना, बैठना जैसी बात आ जाए तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, उसने पत्र लिखवाया। वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो लिखवाया पूछ रहा है ना दोस्तों, वाक्य में जो लिखवाया है वह कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है, कि पूर्वकालिक क्रिया है, कि आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, कि आपकी संयुक्त क्रिया है? कौन सी क्रिया होगी, यही आपको बताना है। तो उसने पत्र लिखवाया, लिखवाया का मतलब इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों? इसमें प्रेरणा मिल रही है। याद रखेंगे, ये प्रेरणार्थक क्रिया को संकेत कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे सदा सच बोलते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा, यही आपको बताना है कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे सदा सत्य बोलते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण आपको बताना है। मतलब सरल का मतलब सबसे आसान भाषा में आप लोग देखिएगा, सच बोलने वाले और सज्जन व्यक्ति दोनों एक ही हैं। ये बात है दोस्तों कि जो सज्जन होगा वह सच बोलेगा। ये बात है कि सज्जन व्यक्ति अलग होते हैं और सच बोलने वाले अलग होते हैं। सज्जन व्यक्ति सदा सच बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं ना कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे सदा सच बोलते हैं, इस चीज का जो संकेत मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है कि सज्जन व्यक्ति सदा सच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा, क्योंकि यही बिल्कुल जो सरल वाक्य में मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की। श्यामा बहुत खुश थी क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था। यह किस प्रकार का वाक्य है, आपको बता दें दोस्तों। यह जब आप कभी कहीं भी आपसे वाक्य पूछे ना, अगर किसी दूसरे पर डिपेंड की बात करें, आश्रित की बात करें, मतलब श्यामा की खुशी किससे है, पुरस्कार से है, तो याद रखेंगे जहां कहीं भी एक दूसरे के ऊपर कोई चीजें डिपेंड होना दोस्तों, आश्रित होना, तो वहां पे मिश्रित वाक्य होता है। ये चीजें याद रखना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा, क्योंकि खुशी श्यामा की पुरस्कार से मिल रही है, तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, पेड़ पर कौन सा कारक होगा। आपको पता है ना कि में या पर, आप लोग दो चीजें देखे हैं। आप लोग कारक जब पढ़े रहे थे तो वहां पे दो चीजें देखे, एक था में चिन्ह और एक था पर। जहां में आए या पर आए वहां पे क्या कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक ना, आपको पता है ना कि अधिकरण कारक में या पर का चिन्ह आता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे हम 15 नंबर प्रश्न की, कि कह रहा है कि से, जो से कारक चिन्ह का प्रयोग साधन के लिए किस कारक में होता है। आपको पता है ना दोस्तों, से जो से होता है ना वह कौन से प्रयोग साधन में किया जाता है, यही आपको बताना है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग होने में, तो आपको पता है दोस्तों, याद रखना। जहां कहीं भी यहाँ पे देखना दोस्तों, आपके लिए समस्या आएगी। समस्या ये आएगी ना कि से का प्रयोग दो जगह पे होता है। एक होता है कि अलग होने के भाव में, ठीक ना, अपादान कारक जो होता है ना वो अलग होने के भाव में होता है। ये बात याद रखना, से ही बनता है। और यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा करण जो होता है ना वो से के भाव में ही मिलता है, लेकिन जहाँ कहीं भी हम साधन से प्रयोग करते हैं वहां पे करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सत्संग शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग जो होते हैं किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं, और आपको पता है ना कि सत्संग में सत उपसर्ग का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो गायक का सही संधि विच्छेद के बारे में बात करें तो गायक का जो सही संधि विच्छेद होता है गौ धन के अक होता है। क्या होता है दोस्तों, गौ धन के अक होता है और बराबर बनता है गायक। कैसे बनता है मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें कौन सी संधि होगी, सबसे पहले आप लोग जान जाइए, इसमें अयादि संधि पाई जाएगी। क्या होगी दोस्तों, यहां पे लिख दे रहा हूं, इसमें अयादि संधि होगी, पहली बात। दूसरी बात आप लोग देखिएगा, जब आप लोग इसको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपका एक रूल है कि जहां कहीं भी आपका ए के बाद अन्य कोई स्वर आए, याद रखना यही स्वर नहीं अन्य कोई स्वर आए तो आपका ए हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए जब ये चीजें आती है तो आपका इसमें क्या हुआ है, ग है ना, तो ग से आपका क्या मिला दोस्तों, ग से आपका एनक वाला ए मिला है बिल्कुल मिला है। और यहाँ पे अक से आपका क्या मिला है, अ मिला है। तो ए और अ मिलके एक किस में रूपांतरित हुए हैं, ए आपके रूपांतरित हो जाते हैं आय में। किस में हो जाते हैं दोस्तों, आय में। और यही होता है गायक का शब्द बनता है। आपका क तक है ये है, आ इसका ए हो ही गया, गौ में आ मिल गया तो गायक ये शब्द बन जाता है। और इस प्रकार आपका जो सही होगा ना, गौ धन के अक में टूटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इसमें संधि हो जाएगी आपकी अयादि संधि। कैसे टूटा, रूल आपके सामने है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 18 नंबर की, कमल का परिवारची शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो कमल का परिवारची शब्द होता है वह जलज होता है, आप लोग रटा रटाया जानते ही हैं। पावक मतलब क्या होता है, अग्नि होती है, आग होती है। अनिल का मतलब क्या होता है, वायु होता है, हवा होता है। आग का मतलब आग आप लोग जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की, जरा का विलोम शब्द क्या होगा। जरा, जरा का मतलब क्या होता है, आपको अगर मतलब समझना है तो जरा का मतलब होता है वृद्ध
वृद्धावस्था। क्या होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखना। जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था और जरा का विलोम शब्द क्या होगा, यौवन होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है युवा अवस्था। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उन्नति। उन्नति का मतलब विकास से है, आगे बढ़ने से है, ठीक है। और उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। अवनति का मतलब है अविकसित से, विकास की सीमा रुक जाना या विकास की तरफ बिल्कुल अग्रसर न होना, ये आपकी अवनति होती है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। कवित्री, याद रखना इसको क्या आप लिखते हैं, तो इसका सही रूप जो होता है कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा। 50 प्रश्न आपको मिलेंगे, काफ़ी चुनिंदा और अच्छे प्रश्न हैं, तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, ना करिए लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को ये वीडियो मिल सके और उनकी भी तैयारियाँ हो सके। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का विराग होता है, क्या आपका सुराग होता है, क्या आपका राग होता है, कि बैराग होता है, क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना अनुराग का जो विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, लगाव या भक्ति। याद रखना अनुराग का मतलब क्या होता है, अनुराग का मतलब होता है प्रेम होना, लगाव होना या भक्ति होना। और इसका विलोम शब्द विराग होगा। क्या होगा दोस्तों, याद रखना इसका विलोम शब्द विराग होगा। विराग का मतलब दूरी से होता है, याद रखना कटुता से होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर की बात करते हैं। जो पढ़ा न गया हो के लिए एक शब्द बताना है। तो जो पढ़ा न गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जो अभी तक पढ़ा न गया हो उससे हम लोग अपठित बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अपठित बोलेंगे। जिसे हम न पढ़े हो उसको अपठित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर की तरफ चलते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि चमक शब्द में कौन सा लिंग है, यही बताना है। आप लोगों को देखिएगा, कभी भी स्त्रीलिंग पुरुषलिंग पूछे तो आप लोग कैसे इसकी पहचान करिएगा। जैसे देखिए चमक है ना, चमक को आप ऐसे मत लीजिए बिजली चमकती है ऐसे लीजिए, तलवार चमकती है ऐसे लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए जो चमक है ना वह किस भाव में आती है, तो वह आपका स्त्रीलिंग में आती है। तो इसलिए चमक क्या होगा, चमक आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका यस नो में आया है कि बुद्धिमान शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। यह वाक्य सही है कि गलत है, यही आपको बताना है। तो बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन सा हलंत लगता है, कहीं नहीं दोस्तों। बुद्धिमान जो है ना दोस्तों, शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। यह वाक्य क्या है दोस्तों, ये वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही रूप है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर की हम बात करेंगे। जिस वाक्य में और तथा किंतु, याद रखना और तथा किंतु जैसे योजक शब्द का प्रयोग हो वह किस प्रकार का वाक्य है, यही आपको बताना है। वह किस प्रकार का वाक्य है, वह वाक्य आपका सरल वाक्य है कि आपका मिश्रित वाक्य है कि आपका संयुक्त वाक्य है कि आपका आज्ञावाचक वाक्य है, कौन सा वाक्य है यही आपको बताना है। तो जिस वाक्य में और अथवा किंतु जैसे शब्द आते हैं ना, वह क्या होता है दोस्तों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर की हम बात करते हैं। पूत का सही अर्थ क्या होगा, यही आपको बताना है। पूत का सही अर्थ क्या होगा, पुत्र होगा कि आपका पवित्र होगा कि आपका दोनों होगा कि कोई नहीं होगा, यही बताना है। तो पूत का सही अर्थ होता है दोस्तों पुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 28 नंबर की बात करेंगे। आपका कृति और कृति, याद रखना इसमें बड़ी या छोटी का डिफरेंस है। शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो इस कृति का मतलब क्या होता है और इस कृति का मतलब क्या होता है, यही बताना है। आप लोग देखिएगा कृति और कृति, आप लोग देखिएगा जो कृति होती है ना दोस्तों, यह किसकी रचना कहलाती है। और जो आप लोग इस कृति का मतलब होता है रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास, आपको पता है ना कि जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती हो, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। और बीड़ा पाड़ी किसे बोलते हैं, माता सरस्वती जी को बोलते हैं। और इसमें कौन सा समास होगा, इसमें आपका होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान है, माता सरस्वती प्रधान है। न बीड़ा प्रधान पद है, न पाड़ी
प्रधान प्रधान पद कौन है दोस्तों? माता सरस्वती जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा? त्रिवेणी आप लोगों को पता है ना, जहां कहीं भी संख्यावाची शब्द आती हूँ वहां पे होता है द्विगु समास। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका द्विगु समास हो जाए। जहां भी चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, जैसे त्रिवेणी हो गया, जैसे आपका तीन चार, मतलब जैसे जहां भी कहीं भी संख्यावाची आ जाए वहां पे द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आए महंत बसंत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? जहां कहीं भी आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार पूछा है तो आपको मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जहां कहीं भी एक दूसरे से तुलनात्मक बातें कही हो, जहां कहीं भी तुलना की जा रही हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। और इसमें आपका तुलना की बात कही जा रही है, तुलनात्मक अध्ययन की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार हो जाएगा आए महंत बसंत में। आगे देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला काफी चर्चाओं में रहने वाला, यह कई बार पूछा गया है यूपी टेट में भी। तो पीपर पात सरस मंडोला मतलब पीपल के पत्ते जैसा मंडोल गया। याद रखें, यहाँ पे उपमा दी जा रही है, एक दूसरे के तुलनात्मक अध्ययन किए जा रहे हैं, उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? यही बताना दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? तो याद रखना दोस्तों, याद रखना यहाँ पे चरण और कमल याद रखें, दोनों की तुलना की जा रही है। जब जहां कहीं भी तुलनात्मक बातें कही जा रही हो, तुलना की जा रही हो, तो वहां पे आपका रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? मैंने उस अलंकार को लिया है जो आखिरकार बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है ना, कनक कनकते सौगुनी मतलब एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति हुई है, दो बार हुई है, दो से अधिक बार भी हो जाती है, वहां पे आपका कौन सा अलंकार होता है? वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन होगा? तो आपको पता है ना कि जो उपसर्ग होते हैं या मूल शब्द के आगे लगते हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? अति धन अधिक में टूटता है। तो आप लोगों को पता है ना, इसमें क्या होगा? अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद करना है और शब्द है नाविक। आपको नाविक का मैं बता रहा हूं, ये टूटेगा किसमें दोस्तों? ये टूटेगा नौ धन के इक में। किसमें टूटेगा दोस्तों? नौ धन के इक में टूटेगा। अगर इसमें आपसे कोई पूछे तो मैं बता दे रहा हूं, इसमें अयादि संधि होगी। कैसे होगी आपको मैं बता रहा हूं, देखिएगा। इसमें ये होता है ना, नौ में क्या जुड़ा है दोस्तों? याद रखेंगे, जहां कहीं भी आपके स्वर आए और स्वर के बाद याद रखना, जहां कहीं भी स्वर आए और उसके बाद का तुरंत बाद का जो अन्य स्वर आ जाए, वहां पे आपका दोस्तों क्या होता है? अयादि संधि होती है। और आपको पता है ना कि अवधन, अवधन क्या है दोस्तों? इसमें यहाँ पे आपका ई ही आया है। और इसमें आप लोगों को जब इसको चीज़ों को देखेंगे तो आपका अयादि संधि निकल के ही आएगा। और नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद का होगा? नौ धन इक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको यही बताना है दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा, उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा वह उत्तधन किस में टूटेगा दोस्तों? ये उत्तधन श्वास में टूटेगा। किस में टूटेगा? उत्तधन श्वास में टूटेगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ भी देखिएगा व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, तो इसमें कौन सी संधि अगर पूछते तो आप तुरंत बताइएगा, इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। इस तरह चीजों को आप ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? आपको पता है ना, हिंदी भाषा में एक ध्वनि होती है जिसको हम लोग स्वर का नाम दे देते हैं, जो स्वतंत्र भाषा में बोली या लिखी जाती है, उसे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है। हर्ष स्वर जो होते हैं, हर्ष स्वर की संख्या कितनी बताई जाती है? 4 बताई जाती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताई जाती है? तो 7 बताई जाती है। इस प्रकार ये दोनों 11 हो जाते हैं। इस चीज़ों को याद रखेंगे। और इसके बाद जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? यहाँ से प्रश्न बनता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह 2 से मिलकर बनते हैं। एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार होता है दोस्तों, और एक होता है आपका विसर्ग। 2 से मिलकर बनते हैं अनुस्वार और विसर्ग से अयोगवाह की उत्पत्ति होती है। चलिए
आगे देखते हैं। मुहावरा है कि दोस्तों आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है क्या होगा दोस्तों? बहुत शोर मचाना, बहुत प्रशंसा करना, बहुत कठिन काम करना, अत्यधिक घमंड करना, क्या होगा? तो याद रखना, जो आसमान पर चढ़ाना का मतलब होता है बहुत प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब कि दोस्तों मैंने बहुत बार इसको बताया कि कान का कच्चा होना का मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। ऐसा आप लोग बहुत जगह पढ़े हुए होंगे। कान का कच्चा होना, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, कान बहना और बहरा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कान का कच्चा होने का। आगे देखते हैं। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। बिल्कुल, मैंने कई कई बार इसको बताया, तो आप लोग इसको भी याद रखें जो प्रैक्टिस सेट में आपका बना है। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आम के आम, गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ हो जाना। याद रखेंगे। मनमानी करना, ये सही होगा कि आपका दोहरा लाभ होना, ये सही होगा कि बहुत चालाक व्यापारी बनना, कि नुकसान ही नुकसान होना। नुकसान की बात तो होगा नहीं, चालाकी की बात की नहीं गई है, मनमानी की बात की नहीं है। मतलब आम तो आम बिका, गुठलियों के दाम भी मिल गया, मतलब दोहरा लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बिल्कुल पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप लोग मेरे नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वहाँ पे मैसेज करके आप बिल्कुल फ्री में व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। धोबी का कुत्ता, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या होगा है? मतलब कहीं ठिकाना ना होना। ऐसे चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अंधे व्यक्ति की छड़ी, एक ये तो एकमात्र सहारा का होता है ना कि अंधे व्यक्ति की छड़ी, बहुत कमजोर व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। लकड़ी का खिलौना, ये भी नहीं होगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मतलब कहीं उसका ठिकाना ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जंगल में मंगल का सही अर्थ क्या होगा? जंगल में मंगल का सही अर्थ का मतलब होगा दोस्तों, जंगल में शादी, जंगल में उत्सव, सुनसान जगह में भी चहल पहल होना और संभव कार्य होना। याद रखेंगे दोस्तों, जंगल में मंगल का जो सही अर्थ होगा ना दोस्तों, सुनसान जगह में भी चहल पहल का होना। ऑप्शन नंबर सी आप वाला जो आपका मुहावरा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण में वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो हिंदी व्याकरण की बात करें दोस्तों, तो हिंदी व्याकरण में जो वाच्य होते हैं ना, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। एक आपका कृतवाच्य होता है, आप लोग इसको देखिएगा, कृतवाच्य होता है दोस्तों। फिर इसके बाद आपका कर्मवाच्य होता है, फिर इसके बाद आपका भाववाच्य होता है। याद रखना। तो जो कृतवाच्य होता है ना, इसमें जो कर्ता की प्रधानता पाई जाती है तो वहाँ पे कृतवाच्य होता है। जहाँ कहीं भी कर्म की प्रधानता पाई जाती है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। जहाँ कहीं भी जो आपके वाक्य होते हैं उसमें भावना की प्रधानता पाई जाती है, वहाँ पे भावनात्मक बातें कही जाती है, वहाँ पे भाववाचक होता है। तो ठीक है, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का उदाहरण है। याद रखना, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये भावनाएं प्रकट कर रही है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पे भाववाचक हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 47 नंबर की बात करेंगे। पक्षी द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, वाक्य को कृतवाच्य में बदलिए। याद रखना दोस्तों, पक्षी द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, ये वाक्य है दोस्तों, और इसको किस में बदलना है दोस्तों? इसको बदलना है कृतवाच्य में। तो पक्षी दाना चुग रहे हैं, ये होगा। कि पक्षी दाना चुगता है, ये होगा। कि पक्षी से दाना चुगा जाता है, ये होगा। दाने पक्षी द्वारा चुगे जा रहे हैं, ये होगा। कौन सा होगा यही आपको बताना है। तो याद रखना, पक्षी द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, इस वाक्य को जब आप कृतवाच्य में बदलेंगे तो याद रखना, पक्षी दाना चुग रहे हैं, मतलब इसमें जो याद रखेंगे, जो इसमें कर्ता है ना उसकी प्रधानता पाई जा रही है। कर्ता क्या है? पक्षी है, और पक्षी ही दाना चुग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही आपका कृतवाच्य वाक्य रूपांतरित हो जाएगा। आगे देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 48 नंबर कह रहा है कि हर्षिता, याद रखेंगे दोस्तों, हर्षिता बहुत विनाम है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है।
या किस प्रकार का वाक्य, ये आपको बता रहा है। तो हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, मतलब उसके कोई नाम नहीं है हर्षिता के, लेकिन वो सबसे अच्छा सम्मान प्राप्त करती है। यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि आपका मिश्रित वाक्य है कि आपका प्रश्न वाक्य है, ये बताना है दोस्तों। जहां कहीं भी और आए यहाँ पे हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्व उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए। जहां कहीं भी स्व आया हो वही उपसर्ग, उपसर्ग जो होते हैं किसी मूल शब्द के आगे लगते। स्वतंत्र में भी आपका स्व लगा, स्वागत में भी आपका स्व उपसर्ग है, स्वदेश में भी आपका स्व उपसर्ग है। तो ये सभी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुरोध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। याद रखना अनुरोध में क्या लगा है दोस्तों, कौन सा उपसर्ग लगा है, अनु लगा है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार पूरे 50 प्रश्नों को हमने कवर किया। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए एफसीके एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत से बहुत दिल से धन्यवाद।